In this video, we are going to study data handling, that is chapter 5 of class 8. बेसिकली हमने 6 स्टैंडर्ड में और 7 स्टैंडर्ड में भी डेटा हैंडलिंग का चैप्टर पढ़ा था। और इससे पहले कि आप इसको प्रोसीड करें, क्योंकि मैंने जब ये चैप्टर पढ़ा तो मैंने देखा कि सब कुछ सेम है, तो बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस क्लास आई रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू chapter of data handling from class 6th and 7th. The link are on the type right of this video. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर में, इस चैप्टर 5 में डेटा हैंडलिंग के बारे में क्या बताया गया है। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर इज दिस डेटा। तो डेटा होता क्या है, व्हाट बेसिकली डेटा इज। ठीक है, तो डेटा वो इंफॉर्मेशन होती है जिसको हम कलेक्ट करते हैं किसी एक चीज के बारे में बताने के लिए। क्या होता है डेटा? डेटा सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये एक इन्फो होती है। ठीक, क्या करते हैं इसको हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करते हैं, क्यों कलेक्ट करते हैं? किसी चीज के बारे में बताने के लिए, उसको स्पेसिफाई करने के लिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? सपोज करिए कि इंडियन टीम का एक बॉलर है, ठीक, उनका नाम है मोहम्मद शामी। ठीक है, अब 2019-20 का जो सेशन था, ठीक है, 2019-20 का जो सेशन था उसमें उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, ये जानने के लिए हमको क्या क्या जानना है। तो सबसे पहले मैं जानना हूं उन्होंने कितने ओवर्स फेंके, ठीक, इस ओवर्स में उन्होंने कितने रन्स दिए, ठीक, कितने विकेट लिए, ठीक, कितनी नो बॉल, कितनी वाइड बॉल, ठीक है, फेंकी, और कितने टोटल ओवरऑल मैच उन्होंने खेले। ठीक है, तो ये सब क्या हो गए? ये सब एक इंफॉर्मेशन हो गए। ठीक है, क्या हो गए? ये इंफॉर्मेशन हो गए। किसकी इंफॉर्मेशन हो गई? परफॉर्मेंस ऑफ मोहम्मद शामी किस ईयर में? 1920 ईयर में। ठीक है, तो इस टोटल इंफॉर्मेशन को, जो इस इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट कर रहे हैं किसी के बारे में बताने के लिए, उस इंफॉर्मेशन, टोटल कलेक्टेड इंफॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? उसको हम डाटा कहते हैं। ठीक है, डेटा कहते हैं। ठीक, तो अब आगे मूव ऑन करते हैं हम। अब हम देखेंगे कि देयर आर सेवरल वेज जिसमें हम डेटा को, जो डेटा हमने कलेक्ट किया है, ठीक है, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस डेटा को जो हमने कलेक्ट किया है, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कई तरीके से। तो जो सबसे पहला तरीका होता है वो होता है पिक्टोग्राफ। क्या होता है? पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स। क्या होता है? रिप्रेजेंटेशन होता है डेटा का, ठीक है, यूजिंग सिंबल्स। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, पिक्टोग्राफ लिखा है मतलब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्चर बना के हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। ठीक है, पिक्चर बना के हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसका? डेटा का, यूजिंग सिंबल्स। अब सपोज करिए, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करिए कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर में, ठीक है, मारुति सुजुकी ने हाउ मेनी कार दे सोल्ड। ठीक है, इन 3 महीने में, 2019 के इन 3 मंथ्स में इन्होंने कितनी कार सोल्ड की। अगर हमको ये दिखाना है तो हमने कार बनाई, ठीक है, ठीक। अब सपोज करिए कि इस कार को मैंने रिप्रेजेंट किया कि ये 1 कार, जब हम 1 कार बनाते हैं तो इट इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो मान लीजिए जुलाई है ये, ठीक, जुलाई आ गया, इसके बाद आ गया अगस्त एंड देन सितंबर। ठीक है, तो अब सपोज करिए कि हमने यहां ऐसे करके 2 प्लस यहां पे एक हाफ इतना बनाया है। ठीक है, तो दिस 1 कार रिप्रेजेंट्स 100 कार्स। ठीक है, पिक्टोरियल वे में हम इसको यहां साइड में लिखेंगे कि दिस 1 कार इज इक्वल टू 100 कार्स। तो जुलाई में उसने कितनी कार्स बेची? दिस इज 100
100 and this is half, so this is 50. तो 250 कार्स जुलाई में मारुति सुजुकी वालों ने बेची है. ऐसे ही अगस्त में हम आएंगे. ठीक, एक हो गया ये. ठीक, 2 हो गया. तो दैट मीन्स कि 200 कार्स. तो ये क्या है? ये एक पिक्टोरियल फॉर्म, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, हम एक सिंबल यूज कर रहे हैं. ठीक है, डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक सिंबल का यूज किया है. वो सिंबल यहाँ पे क्या है? वो कार है. ठीक है, ऐसे कुछ भी हो सकता है. सपोज करिए कि एक लोकल किसी एक डिस्ट्रिक्ट में अगर हमको दिखाना है कि कितने लोगों ने, मतलब कितनी ब्रेड का कंजम्पशन होता है, तो हम ब्रेड के लोफ्स बना देंगे. ठीक है, अब सपोज करिए कि ये एक ब्रेड का लोफ हो गया, इसको हमने दिखाया 20. ठीक, तो अब ऐसे ही मान लीजिए अगर 2 बनाए तो दिस इज 40 हो जाएगा. ठीक है, तो इसी तरह से इसको कहते हैं हम पिक्टोग्राफ. पिक्टोग्राफ इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिंबल्स इन, क्या है? पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, अब आते हैं इस दूसरा तरीका जिससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है. वो क्या होता है? वो होता है बार ग्राफ. क्या होता है? बार ग्राफ. तो बार ग्राफ क्या होता है? बार ग्राफ होता है कि हम बार्स यूज करते हैं. ठीक है, हम बार्स यूज कर रहे हैं. ये हो गए. ठीक, अब इस बार्स की एक स्पेशलिटी होती है. वो स्पेशलिटी क्या होती है? कि जो इसकी विड्थ होती है, ठीक है, वो विड्थ जो है हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी. क्या रहेगी? ये विड्थ जो है ये हमेशा यूनिफॉर्म रहेगी. और इसकी जो लेंथ है, इसकी जो हाइट है, ठीक है, ये हाइट जो है इसकी, ये क्या बताती है? ये बताएगी फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी. या फ्रीक्वेंसी आपके मन में आ रहा होगा कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है. तो फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज की जिसका हम कंपैरिजन कर रहे हैं, जिस डेटा के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कितनी बार अपने आप को रिपीट करता है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन यूजिंग बार ग्राफ. ठीक है, ये बार ग्राफ हो गया. अब आते हैं हम डबल बार ग्राफ पे. तो डबल बार ग्राफ क्या होता है? अब हम आते हैं डबल बार ग्राफ. तो बेसिकली डबल बार ग्राफ क्या होता है? डबल बार ग्राफ वो होता है कि जब हम किसी एक चीज को, ठीक है, किसी एक चीज को हम कॉन्टिन्यूसली 2 बार कंपेयर कर रहे हैं. जैसे सपोज करिए कि अगर हमको ये देखना है कि लास्ट ईयर यानी 2019-20, ठीक, इन 2018-19 में, ठीक है, एक क्लास के बच्चों ने एक सब्जेक्ट्स में, दैट इज साइंस, मैथ्स एंड सोशल स्टडीज में कितने मार्क्स पाए. ठीक है, तो अब सपोज करिए एक एवरेज मार्क्स हम इनका लेंगे. ठीक है, एवरेज मार्क्स. अब ये हो गया सपोज करिए कि 18-19 का. तो अब 18-19 में मान लीजिए कि सोशल साइंस में एवरेज मार्क्स पाया बच्चों ने 50. ठीक, और 19-20 में पाया 70. ठीक है, तो ये बन गया हमारा डबल. अब ये क्या है? ये 18-19 का है बार. ठीक, और ये क्या है? ये 19-20 का बार है. तो ये क्या हुआ किसका? और ये मैथ सब्जेक्ट का हो गया. तो हम क्या कर रहे हैं? हमने एक ही सब्जेक्ट दैट इज मैथ्स, इसको कंपेयर किया किसके लिए? 2 इयर्स के लिए. तो 2 इयर्स के लिए तो हम यहां पे ऐसे इसको बना देते हैं, साइड में लिख देते हैं, दिस इज 19-20, ठीक, एंड दिस इज 18-19. ठीक है, ठीक. तो ये 2 बार हमने बता दिया कि क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये वाला बार रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर 19-20, ये बार रिप्रेजेंट कर रहा है ईयर 18-19. ठीक, और इस पे हमने लिख दिया यहाँ पे सब्जेक्ट इज मैथ्स. ठीक, तो 19-20 में, ठीक है, बच्चों ने पाया कितना मार्क्स? 50 एवरेज मार्क्स मैथ्स में बच्चे पाए किसी पर्टिकुलर क्लास के 50. और उसी क्लास के पर्टिकुलर बच्चे, ठीक,
जब 19, 20, 18, 19 में गए तो वो पाए 70 मार्क्स ऑन एन एवरेज। ठीक, तो सब्जेक्ट एक ही है। ठीक, बात भी हम एक ही क्लास के बारे में कर रहे हैं। ठीक है, बात भी हम एक ही। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम किसी एक ही क्वांटिटी का बात करते हैं, कब? 2 बार। ठीक, तो 2 बार करते हैं। ठीक है, तो 2 सेट्स बनते हैं, तो 2 सेट्स बनेंगे, दैट इज डबल बार ग्राफ से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब एक ही क्वांटिटी की बात हम 2 बार कर रहे हैं, हम उसका कंपैरिजन 2 बार कर रहे हैं, हम उसका रिप्रेजेंटेशन 2 बार कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर डाटा का। ठीक है, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? हम डबल बार ग्राफ यूज करके उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग डेटा। तो अब ऑर्गेनाइजिंग डेटा होता क्या है? अब सपोज करिए ये क्लास है। ठीक है, अब एक 20 बच्चों की क्लास है। ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ठीक, तो अब नाम से ही आप देखिए, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। ऑर्गेनाइजिंग डेटा मतलब डेटा को ऑर्गेनाइज करना है हमको। ठीक है, अब डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्यों करना है। तो करना इसलिए है कि अगर हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और अगर रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाएंगे तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हमको सॉल्व करने में, उनको समझने में हमें दिक्कत होगी। ठीक है, अब सपोज करिए कि क्लास है 20 स्टूडेंट्स की। ठीक, 20 स्टूडेंट्स की क्लास है। ठीक, क्लास में टीचर ने पूछा कि मैथ्स, साइंस, आर्ट्स और आपका हिंदी। ठीक, ये 4 सब्जेक्ट है। इनमें से सब बच्चों को अपनी अपनी जो है लाइकिंग बतानी कि उनको सबसे अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है। ठीक है, तो अब सपोज करिए बच्चों ने जवाब देना शुरू किया। एक ने बोला मैथ्स, दूसरे ने साइंस, तीसरे ने साइंस, फिर आर्ट्स, 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 फिर हिंदी, फिर मैथ्स, फिर हिंदी, फिर साइंस, फिर मैथ्स, फिर आर्ट्स, फिर आर्ट्स, फिर साइंस, मैथ्स, हिंदी, हिंदी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब आप इसको सॉरी, अब आप इसको देख के बता सकते हैं क्या कि कौन सा, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा लाइक करते हैं बच्चे? ठीक, आउट ऑफ दिस 20 स्टूडेंट्स अगर मैं पूछूं कि मुझे एक ऐसा सब्जेक्ट का नाम बताओ जो सबसे ज्यादा बच्चे लाइक करते हैं, ठीक, या फिर एक ऐसे सब्जेक्ट का नाम बताओ जो सबसे कम बच्चे लाइक करते हैं। ठीक है, ठीक, तो आपके लिए अगर ये ऐसे डेटा पड़ा है तो ये एक बड़ा काम हो जाता है, ये डिफिकल्ट काम हो जाता है। एवरी टाइम यू हैव टू काउंट, लाइक जैसे आपने मैथ्स पकड़ा पहले तो आप पहले एम देखेंगे, फिर ऐसे करके। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करके, ठीक है, आप इसको ऑर्गेनाइज करके और एक चार्ट बना दें, अगर आप इसको ऑर्गेनाइज करके और एक चार्ट अगर बना दें इसमें, ठीक है, और वो चार्ट कैसा बनेगा? वो चार्ट सपोज करिए बना कि हमने बनाया पहले सब्जेक्ट बनाया, हमने एक कॉलम बनाया सब्जेक्ट, एक कॉलम ने बनाया टैली, ठीक, और फिर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट का कॉलम, दिस इज टैली एंड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी, या इसको हम कह सकते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट मैथ्स पे। ठीक, तो एक बच्चा एम, फिर आया एम, दिस इज एम, एम, एम एंड एम। ठीक है, फिर आते हैं साइंस पे, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक, साइंस के बाद आते हैं आर्ट्स पे, अब दिस इज 1 2 3 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर आते हैं
हिंदी पे, तो एक तो दिस इज 6 4 10 6 5 6 6 4 10 16, दिस इज 1 2 3 4। सपोज करिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो 21 थे, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। अब हमने क्या देखा, हमने देखा कि मैथ्स, तो हमने कॉलम बनाया पहले सब्जेक्ट्स का, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि आसानी से जब भी हमें कुछ देखना हो तो हमें पता चल जाए। तो जब आपसे हमने पूछा कि सबसे ज्यादा लाइक सब्जेक्ट कौन सा है बच्चों के साथ, तो यहाँ पे आपने देखा कि सबसे ज्यादा मैथ्स में है और आर्ट्स में है। तो आप स्ट्रेट अवे इसको देखते ही बोल सकते हैं कि मैथ्स एंड आर्ट्स, ये दोनों सब्जेक्ट स्टूडेंट्स के द्वारा लाइक किए जा रहे हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। और लीस्ट लाइक सब्जेक्ट कौन सा है, लीस्ट लाइक सब्जेक्ट कौन सा है, लीस्ट लाइक सब्जेक्ट है यहाँ पे क्या, साइंस। आपने स्ट्रेट अवे देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको लाइक करने वाले कितने हैं, 4, तो दैट इज, आपको दिख रहा है कि यहाँ 4 है, मतलब 4 स्टूडेंट्स ही हैं जो साइंस को लाइक करते हैं। तो आप इसको देख के कह सकते हैं कि सबसे कम नंबर ऑफ स्टूडेंट साइंस को लाइक करते हैं, ठीक है। तुरंत आप इसको देख के कह सकते हैं, ठीक। तो अब उसके बाद आते हैं ये टैली, ठीक है। तो टैली क्या होता है, टैली एक मार्क जो है, एक तरीका होता है, ठीक है, एक जिसके थ्रू हम देखते ही समझ सकते हैं। जैसे सपोज करिए दिस इज 1 2 3 और ये क्रॉस बना दिया हमने, ठीक है। तो हम इसको ऊपर मेंशन कर देते हैं, दिस मीन्स 5, ठीक। तो इसका क्या मतलब हो कि हमने स्ट्रेट अवे देखा, हमको काउंट करने की जरूरत नहीं है, मैंने ये बना दिया, आपने इसको देखा। तो अगर मैंने यहाँ ऊपर इसको लिख रखा है कि ये इक्वल टू 5 है, तो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये 5 है, उसके बाद आया 1। तो टैली एक मार्क होता है, एक तरीका होता है, ठीक है, जिससे डेटा ऑर्गेनाइज करना आसान हो जाता है। इसके लिए हम एक सिंबल यूज करते हैं, उस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, टैली, ठीक है। ये मैंने 6th और 7th वाले वीडियो में आपको और अच्छे से एलोबरेट करके पढ़ाया है, इसीलिए मैंने आपसे वीडियो की स्टार्टिंग में ही कहा था कि बिफोर यू स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो, आप उस 6th और 7th का वीडियो देख लें। मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में भी मेंशन कर रखा है और ऊपर राइट साइड में भी आपको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ऑर्गेनाइजिंग डेटा। क्या हुआ कि हमने डेटा को ऑर्गेनाइज कर दिया एक बेटर वे में, सो दैट अगर मैं वहां पे प्रेजेंट नहीं भी हूं, अगर मैं नहीं हूं और आपने उसको देखा, इस टेबल को आप देख रहे हैं, ठीक है, तो आपको स्ट्रेट अवे पता चल जाएगा कि मैथ्स और आर्ट सबसे ज्यादा बच्चे पसंद करते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 6 + 4 + 6 16 + 5 21 है। हम 21 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहां से लीस्ट कौन सा लाइक करते हैं बच्चे, साइंस, ठीक। तो ये होता है ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब। ऑर्गेनाइजिंग डेटा का मतलब कि हम एक ऐसी टेबल या एक ऐसा सिस्टम बना दें जिससे जिसने वो सिस्टम बनाया है, अगर वो वहां प्रेजेंट नहीं भी है, कोई और भी उसको देख रहा है, तो उसके लिए इजी रहे, हम इसको देखते ही समझ जाए, ठीक। इसलिए हम ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को, ठीक है। अब हम आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक। जब डेटा ऑर्गेनाइज नहीं रहता है, ठीक है, उस डेटा को हम रॉ डेटा बोलते हैं। रॉ डेटा क्या होता है, रॉ डेटा ये था, जैसे यहाँ पे लिखा था मैथ्स, हिंदी, साइंस, आर्ट्स, हिंदी, मैथ्स, तो ये ऑर्गेनाइज नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा, ठीक। अनऑर्गेनाइज फॉर्म में जब डेटा रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रॉ डेटा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, रॉ डेटा। अब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था, अगर आपने वहां देखा होगा तो मैंने पहले वहां पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया था, ठीक है। और अभी जब मैं आपको बार ग्राफ पढ़ा रहा था, रिप्रेजेंटेशन, तब भी मैंने इस फ्रीक्वेंसी वर्ड का यूज किया था। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कोई भी चीज डेटा में कितनी बार रिपीट हुई उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। दैट इज, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर डेटा रिपीट्स इटसेल्फ, ठीक है। तो जैसे कि जब हम मैथ्स देख रहे थे, ठीक है, मैथ्स देख रहे थे, तो हमने पूछा था कितने बच्चे इसको लाइक करते हैं, तो आंसर था 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 टाइम्स
मैथ्स ने अपने आप को रिपीट किया। तो मैथ्स की फ्रीक्वेंसी 21 स्टूडेंट्स के क्लास में कितनी थी? दैट इज 6 बच्चों ने मैथ्स का नाम लिया। ठीक है, तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी रिपीट की अपने आप को, मतलब नंबर ऑफ टाइम्स दिस पर्टिकुलर एंट्री रिपीटेड इटसेल्फ, ठीक, इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। समझ गए कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी, फिर से एक बार समझ लीजिए कि नंबर ऑफ टाइम्स पर्टिकुलर एंट्री रिपीट इटसेल्फ इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर एंट्री कितनी बार उस टेबल में अपने आप को रिपीट करी जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्रीक्वेंसी। ठीक, और ये जो टेबल हमने बनाई थी उस समय, ये जो टेबल हमारी बनी थी, इसमें हमने सब्जेक्ट, टैली एंड यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा था। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी क्यों कहते हैं ये तो आपको पता ही चल गया होगा। डिस्ट्रीब्यूशन क्यों लिखा है? क्योंकि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ठीक, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया सो दैट हमारा डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। टेबल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये टेबल है। ठीक है, ये टेबल फॉर्म में हमने इसको रिप्रेजेंट किया, इसलिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब आते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज ग्रुपिंग डेटा। ठीक है, किस पे आते हैं? अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, दैट इज नोन एज ग्रुपिंग डेटा। अब ग्रुपिंग डेटा क्या होता है? तो सपोज करिए ग्रुपिंग डेटा। ठीक है, अब बेसिकली ग्रुपिंग डेटा क्या होता है? अभी जब हमने वहां पे बात करी थी, तो हम बात कर रहे थे 21 स्टूडेंट्स की। ठीक है, लेकिन सपोज करिए अगर नंबर ऑफ एंट्रीज या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा है, नंबर ऑफ एंट्रीज, ठीक, या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो हमारे लिए डेटा ऑर्गेनाइज करना बहुत हेक्टिक काम हो जाएगा। ठीक है, हर सिंगल डेटा के लिए हम लिखते जाए, जैसे, ठीक, कि सपोज करिए क्लास में 60 स्टूडेंट, हमें एक टेबल बनानी है कि क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और वो सब अलग अलग सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए, या वो सब किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स पाए। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम डेटा को ग्रुप कर देते हैं। क्या कर देते हैं? डेटा को हम ग्रुप कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? उसका बेनिफिट हमको ये मिलता है कि जब हम उसको ग्रुप करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सपोज करिए कि एक हमने वो बनाया। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है ग्रुपिंग डेटा का। अब हमने डेटा को सपोज करिए हमें बनाना है कि ये क्लास में 60 स्टूडेंट है। ठीक, और किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में सपोज करिए मैथ्स में किसने कितना मार्क्स पाया। ठीक है, अब यहां पे हमने आउट ऑफ 50 वो सब कितना मार्क्स पाए, तो सपोज करिए, और यहाँ पे मार्क्स की लिस्ट लिखिए कि 7, 8, 9, देन 45, 43, ऐसे करके 60 स्टूडेंट्स की सपोज करिए यहाँ पे मार्क्स हमको दिए हुए हैं कि 60 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमको टोटल यहाँ बताए हुए हैं आउट ऑफ 50। ठीक है, मैथ्स में कितना मार्क्स पाए। तो अब हम क्या करते हैं कि थोड़ा आसानी समझ में आ जाए, उसके लिए हम डेटा को ग्रुप कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम इंटरवल्स बनाते हैं 0 से 10, ठीक, 10 से 20, ठीक, 20 से 30, 30 से 40 एंड 40 से 50। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। पहली चीज तो ठीक है, ये समझ लेते हैं। तो क्लास इंटरवल में ये होता है जो लेफ्ट साइड वाला, दिस इज लोअर क्लास इंटरवल। ठीक है, और ये क्या होता है? ये अपर क्लास इंटरवल। ठीक,
लोअर क्लास इंटरवल, अपर क्लास इंटरवल, इस इंटरवल का लोअर क्लास इंटरवल ये हुआ, अपर ये हुआ, इसका लोअर ये हुआ, इसका अपर ये हुआ। ठीक, ये समझ गए आप, इतनी चीज समझ में आई। ठीक, पहली चीज ये हो गया। अब दूसरी चीज जिसपे हम आते हैं वो ये है कि क्या हम इस 10 को यहां और यहां दोनों जगह वो करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ये क्या है, ये मैं बना रहा हूं कि 0 से 10 के बीच में जितने बच्चों ने मार्क्स पाए, सपोज करिए 0 से 10 वाले थे 2, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए इसके 10 से 20 वाले थे आपके पास 18, ठीक है। जिनके मार्क्स 20 से 30 के बीच में थे वो हो गए 15, ठीक है। ठीक, जिनके पास ये वाले थे वो हो गए 5, ठीक है। और 40 से 50 के बीच पाने वाले लोग हो गए 20, ठीक है। तो ये 60 स्टूडेंट्स हो गए। ठीक, अब क्या है कि यहां से क्या मतलब हुआ कि 0 से 10, ठीक है, 0 से 10 के बीच में जो लोग नंबर पाए वो कितने लोग थे, 2, और 10 से 20 के बीच में जितने लोग नंबर पाए वो थे 18। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है जब हम इसको ग्रुप करते हैं डेटा को, कि क्या 10 यहां और यहां दोनों जगह इंक्लूड होगा। अगर दोनों जगह इंक्लूड होगा तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे 60 हमने लिया था, ये इससे इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एक तरीका जो चला आ रहा है जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जो इस क्लास इंटरवल का होता है, ठीक है, जैसे 0 से 10, तो हम यहाँ पे 10 को कंसीडर नहीं करते, हम 10 से नीचे वाले मार्क्स को कंसीडर करेंगे। सिमिलरली यहाँ 10 से 20 है तो हम 20 को कंसीडर नहीं करेंगे, हम 20 से नीचे वाले को कंसीडर करेंगे, 20 से जस्ट छोटे वाले को। ठीक है, ऐसे करते करते जब हम एंड पे आएंगे तो अब यहाँ तो 40 और 50 ही है, और यहाँ 50 60 तो है नहीं, तो यहाँ पे अगर कोई 50 मार्क्स पाया होगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, ठीक, तो हम यहाँ पे उसको इंक्लूड, सपोज कोई अच्छा बच्चा है जो 50 में से 50 पाया, ठीक है, तो उसको हम इसमें इंक्लूड कर लेंगे क्योंकि इसके बाद हमारा कोई क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, क्लास इंटरवल, अपर एंड लोअर लिमिट। ठीक, अपर और लोअर लिमिट समझ में आ गई होगी, और हमें कहां पे किसको इंक्लूड करना है आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ग्रुपिंग डेटा। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया ग्रुपिंग डेटा। ठीक है, अब ग्रुपिंग डेटा देखने के बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उसको हम बोले ये बार विथ डिफरेंस। ठीक है, तो बार विथ डिफरेंस में हम देखते हैं कि इसको हम कैसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं हमने क्या किया, इस वाली लाइन पे हम रखेंगे क्या, मार्क्स जो स्टूडेंट्स पाए इसी के हिसाब से। ठीक है, तो दिस इज 0 10 20 30 40 एंड 50, क्योंकि आउट ऑफ 50 देख रहे थे हम। ठीक है, और इस वाली साइड पे हम रखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो वो मार्क्स इसके बीच में पाए। ठीक है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए, दिस इज 10 12 14 16 18 20 एंड 22 सपोज करिए हमने बना लिया, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे मैक्सिमम किसमें है 20 है, तो हमने इसको 22 तक बना लिया। तो ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि उस इंटरवल में कितने बच्चे कितना मार्क्स पाए। तो 0 से 10 तक के बीच में कितने बच्चे थे, 2। ठीक है, ठीक, फिर उसके बाद 10 से 20 के बीच में कितने बच्चे थे, तो वहां पे थे 18। ठीक है, ये हो गया 18। ठीक, 20 से 30 के बीच में कितने बच्चे थे, 15, तो 15 समवॉट यहां कहीं आएगा। ठीक, ये बन गया हमारा। फिर 20 से 30 हो गया, अब 30 से 40 के बीच में 5, तो 5 हमारा कहीं यहां पे आएगा। ठीक है, तो ये हो गया, और उसके बाद 40 से 50 यानी 20। ठीक है, तो ये हमारा बन गया ऐसे। ठीक, तो ये हमारा बार विथ डिफरेंस बन गया। अब इसमें जो इसकी हाइट है, ठीक, इसकी जो हाइट है वो क्या कहला रही है, इसकी हाइट कहलाती है फ्रीक्वेंसी।
ठीक। और फ्रीक्वेंसी हमने क्या बताया था कि कोई भी चीज कितनी बार रिपीट हो रही है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक। तो जो इसकी हाइट है इस बार की, इस ग्राफ की, इस बार ग्राफ की जो हाइट है वो हमको फ्रीक्वेंसी बता रही है। मैंने आपको तब भी बताया जब मैं बार ग्राफ के बारे में आपको स्टार्टिंग में पढ़ा रहा था। ठीक। पहली चीज तो ये हो गई। ठीक। अब सपोज करिए कि इसी ग्राफ को अगर हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, और उसमें हम 0 से लेके 20 तक हमने कुछ नहीं रखा है, हम सीधे 20 से शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम ऐसे एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज नोन एज जैग्ड लाइंस। ठीक। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे जैग्ड लाइन। ठीक है ना, जैग्ड लाइन, जैग्ड लाइंस। ठीक। ये क्या होता है कि इसको हम कब रिप्रेजेंट करते हैं? जब किसी भी बार ग्राफ को हम बना रहे हैं, ठीक है, और हम स्टार्टिंग के नंबर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। ठीक। हमने 20 से शुरू करना है सीधे, तो हमने इस लाइन को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, इसको हमने ऐसे करके रिप्रेजेंट कर दिया। दैट मीन्स इस लाइन को हम जैग्ड लाइंस बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम जैग्ड लाइंस बोलते हैं। और ये क्यों बनाई जाती है? ये इसलिए बनाई जाती है कि ये रिप्रेजेंट करती है कि हमने बीच के नंबर्स को इंक्लूड नहीं किया है। क्या नहीं किया है? हमने जब इंटरवल्स बनाए हैं तो हमने बीच के नंबर को इंक्लूड नहीं किया। ये कब हो सकता था कि सपोज करिए जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 होते हैं। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0 होते हैं। यहाँ इस इंटरवल की कोई हमारे पास रीडिंग ही नहीं थी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की। इस इंटरवल की हमारे पास रीडिंग ही नहीं थी। तो रीडिंग ही नहीं थी तो हमने क्या किया कि हमने वहां से शुरू ही नहीं किया। ये भी 10 से लेकर 20 तक भी 0 था, तो हमने इस रीडिंग को इसलिए इंक्लूड ही नहीं किया। और ये कैसे रिप्रेजेंट होता है? जब हम इंक्लूड नहीं करते हैं या जब हम सीधे किसी पर्टिकुलर नंबर से स्टार्ट करते हैं। क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि हमारे पास उसकी कोई रीडिंग नहीं होती है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जैग्ड लाइन से। और पहले जो हमने ग्राफ बनाया था बार ग्राफ, और इस बार ग्राफ को, इन दोनों तरीकों को रिप्रेजेंट करने का या सिंपल बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। क्या बोलते हैं? हिस्टोग्राम। इस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या कहते हैं? इस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं हिस्टोग्राम। ठीक है, इस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? इस वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। ठीक। अब आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। बार विद डिफरेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है, ये टॉपिक बिल्कुल नया है। ठीक है, ये अभी तक मैंने ना 6th क्लास में था आपके, ना 7th क्लास में था। ठीक है, और ये क्या है? दिस इज सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। तो सपोज करिए कि अगर हमको ये बताना है कि आपने दिन भर में अपना पूरा दिन, दैट इज अपना 24 आवर्स, ठीक है, कैसे उसको आप जो है टाइम पास, आपका पूरा टाइम 24 आवर्स कैसे मैनेज होता है। तो अगर उसको हमें बनाना है तो हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल का एक सेंटर होता है। ठीक है, अब सपोज करिए कि हमको ये बताना है कि 8 आवर्स आप स्लीप लेते हैं। ठीक है, 6 आवर्स स्कूल में कटता है। ठीक है, 4 आवर्स होमवर्क में जाता है। ठीक है, 8 6 इट इज 14 4 हो गया। ठीक है, 2 आवर्स अदर्स में। ठीक, तो 4 2 6 12 20 एंड 4 आवर्स गेम्स में। ठीक है, ठीक, तो ये आपके 24 आवर्स का पूरा ब्यौरा तैयार हो गया कि आप अपना 24 आवर्स ऐसे जो है स्पेंड करते हैं। ठीक है, तो अब इसको अगर आपको एक सर्कल में रिप्रेजेंट करना है, ठीक, तो आप क्या देखेंगे कि 8 आवर्स, अब आपको सपोज करिए आपने इसको 24 में, इस पूरे सर्कल को 24 पार्ट्स में बांट दिया। 24 इक्वल पार्ट्स में आपने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इस सर्कल को। ठीक है, अब उस 24 इक्वल पार्ट्स का ठीक है 8th पार्ट जो है, ठीक, 24 पार्ट्स में आपने किया, जैसे मान लीजिए दिस इज 1 2 3 ऐसे करके आपने इसको 24 पार्ट्स में यहां तक आते आते घूमते 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 ये 24 पार्ट्स हो गए। ठीक, अब इसका जो 8 आवर्स है, यानी जो 8 पार्ट्स हैं, ठीक, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप स्लीप करते हैं। तो सपोज करिए ये सेंटर है, ये 8 आवर्स हो गए, तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे?
स्लीप 8 आवर्स, ठीक। देन आया 6 आवर्स, क्या करते हैं आप, 6 आवर्स स्कूल में जाते हैं, ठीक। फिर 4 आवर्स कहाँ जा रहा है, होमवर्क करने में, ठीक। फिर 2 आवर्स क्या जा रहा है, अदर मतलब जो छोटे मोटे आपके और अदर काम होते हैं वो। एंड देन ये बचा हुआ 4 आवर्स जो है इसमें आप गेम्स खेलते हैं, ठीक। तो रिप्रेजेंटेशन आपने क्या किया, अपने पूरे दिन का, अपने पूरे 24 आवर्स का, जो आपने जिसको आपने उस पूरे 24 आवर्स में क्या क्या करते हैं आप, उसका रिप्रेजेंटेशन आपने किया। और कैसे किया, एक सर्कल फॉर्म में किया, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन इसी को हम क्या कहते हैं, सर्किल में जब हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी एक पूरे दिन में किए गए पार्ट को, हमने क्या किया, पूरे दिन में किए गए काम को, ठीक है, पार्ट्स में रिप्रेजेंट किया। और उसके लिए हमने क्या यूज किया, उसके लिए हमने यूज किया सर्कल। तो दिस इज नोन एज सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट। क्या कहलाता है ये, सर्कल, ग्राफ और पाई चार्ट कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये सर्कल, ग्राफ या पाई चार्ट कहलाता है। रिलेशन क्या शो करता है, ये होल एंड पार्ट में, ठीक है। ये पाई चार्ट क्या कर रहा है, ये रिलेशन शो कर रहा है होल में और पार्ट में। तो होल क्या है, होल इज 24 आवर्स। ये पूरा सर्कल क्या है, एक 24 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पार्ट्स क्या है इसके, पार्ट्स है स्लीप, स्कूल, होमवर्क, गेम्स एंड अदर्स, ठीक है। ये इसके पार्ट्स हो गए। तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्कल, ग्राफ या पाई चार्ट। अब इसको हमें ये सीखना है कि हम इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ठीक। इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। तो पाई चार्ट ड्रॉ कैसे होता है ये देखेंगे अब नेक्स्ट स्टेप में। तो सपोज करिए कि आपके पास, हमने पूछा इस क्लास में कि जो है कितने 3 तरह का फ्लेवर हमने दिया, ड्रॉइंग अ पाई चार्ट, ठीक है। अब क्या है कि क्लास में हमने दिया 3 तरह के फ्लेवर दिया, दैट इज चॉकलेट, वनीला एंड अदर फ्लेवर। चॉकलेट, वनीला और एक आया अपना अदर फ्लेवर कोई, ठीक है। अब 50% बच्चों ने बोला कि उन्हें चॉकलेट पसंद है, ठीक। 50% स्टूडेंट्स सेड दे लव चॉकलेट, ठीक। 25 said they love vanilla, they like to eat vanilla आइसक्रीम। और बचे 25 ने बोला कि वो अदर टाइप ऑफ आइसक्रीम को पसंद करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले चीज हम नोटिस करेंगे वो ये है कि जब ये सर्कल होता है, ठीक है, ये क्या है, ये होल जो है 360 डिग्री का होता है, ठीक। अब इसके अंदर हमको क्या रिप्रेजेंट करना है, इसके अंदर रिप्रेजेंट करना है हमको 50%, 25% एंड 25%। तो ये होल क्या हो गया, ये 360 डिग्री पूरा हो गया। सपोज करिए स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इन स्टूडेंट्स, इस पूरे स्टूडेंट्स में हमको अंदर क्या रिप्रेजेंट करना है, वो बच्चे रिप्रेजेंट करना है जिनको चॉकलेट पसंद है, वो कितना पार्ट इसमें है उनको रिप्रेजेंट करना है। जो वनीला पसंद करते हैं वो इसका कितना पार्ट ले रहे हैं। देन वो बच्चे जो अदर फ्लेवर को पसंद करते हैं वो इसमें कितना पार्ट ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये पूरा सर्कल क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। अब दिस इज 50, 25, 25, तो दिस इज 100%। ये हो गया पूरा, ठीक है, ये पूरा 100 हो गया। अब क्या करेंगे, अब हम एक चार्ट बनाएंगे, ठीक है। अब हम एक चार्ट बनाएंगे और उस चार्ट पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे फ्लेवर, ठीक है। तो फ्लेवर क्या क्या था, चॉकलेट, वनीला एंड अदर, ठीक, चॉकलेट, वनीला, अदर। फिर स्टूडेंट्स जो उसको पसंद करते हैं दैट इज 50, 25 एंड 25। उसके बाद हम आएंगे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। तो टोटल क्या था 100, तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या हो गया, ये आ गया, एक चार्ट बनेगा, एक टेबल बनेगा 50, जो फ्रैक्शन फॉर्म में इसको लिखेंगे। दिस इज 1/2, 25/100 दैट इज 1/4, और फिर ये 25/100 दैट इज 1/4, ठीक। और लास्ट में अब हम देखेंगे कि वो ये जो हमारा फ्रैक्शन हमने बनाया, मैंने आपको क्या बताया था, ये एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, ठीक। तो अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है, इसमें रिप्रेजेंट करना है वो पार्ट
जो कि चॉकलेट पसंद करता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चॉकलेट को पसंद करते हैं। तो हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट जो चॉकलेट को पसंद करते हैं उसका फ्रैक्शन निकाल लिया, दैट इज हाफ। तो इस पूरे सर्कल का जो हाफ पार्ट है, ठीक, जो इस पूरे सर्कल का हाफ पार्ट होगा वो क्या होगा, चॉकलेट को पसंद करेगा। तो हाफ पार्ट हम कैसे निकालेंगे, तो हम 360 डिग्री का हाफ निकाल लेंगे, तो दैट इज 180 डिग्री। ठीक, क्या होगा 180 डिग्री। अब हम सेंटर से, ठीक है, यहां पे प्रोटेक्टर रख के 180 डिग्री निकाल सकते हैं। तो ये हो गया चॉकलेट वाला हिस्सा। ठीक, अब उसके बाद हमको निकालना है जो वनीला पसंद करते हैं। तो 140 1/4 किसका, 360 डिग्री का। ठीक है, तो 1/4 360 डिग्री कितना आएगा, दैट इज 99 4 जा, ठीक है, 4 9 जा 36 होता है। ठीक, 9 4 जा 36 या 9 4 9 जा 36, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री, तो यहां पे हम प्रोटेक्टर रख के अब 90 डिग्री ले लेंगे। तो इतना हिस्सा वनीला और बचा हुआ ये, दैट इज अदर 90 इज ऑफ अदर फ्लेवर्स। ठीक है, तो ऐसे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, अब आपको ड्राइंग पाई चार्ट की अच्छे से समझ में आ जाए, उसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं ताकि आपको वो चीज ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। अब सपोज करिए कि एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है। दुकानदार क्या हुआ, शॉपकीपर, उसने दिन भर में टोटल जो है 720 रुपीज का आइटम बेचा। टोटल उसने जो सेल करी वो 720 रुपीज की करी। ठीक है, अब वो 720 रुपीज उसने क्या क्या बेचा, सपोज करिए ब्रेड बेचा, कितने की, 320 की, 320 रुपीज की ब्रेड बेची। फ्रूट ब्रेड बेची, सपोज करिए फ्रूट ब्रेड बेची। ठीक है, फ्रूट ब्रेड बेची कितने की, 80 की। ऐसे केक और पेस्ट्री मान लीजिए बेची, पेस्ट्रीज बेची उसने कितने रुपए की, 160 की। बिस्किट्स 120। ठीक है, और एंड में अदर्स मान लीजिए छोटे मोटे आइटम जो थे, टॉफी एंड ऑल दैट, वो 40 रुपीज के उसने बेचे। अब आपको इसे, ठीक है, अब आपको इसे किसमें रिप्रेजेंट करना है, पाई चार्ट में, या पाई चार्ट या हमारा सर्कल ग्राफ। तो मैंने आपको क्या बताया था कि पहले तो हम बनाएंगे कि उसने कौन कौन से टेबल बनाएंगे, कौन कौन से आइटम बेचे, ब्रेड, फ्रूट ब्रेड, पेस्ट्री, बिस्किट और अदर्स, ये उसने आइटम बेचे। ठीक, अब कितने कितने के बेचे, ठीक है, कितने कितने के बेचे। तो ब्रेड उसने बेची कितने की, 320 की। ठीक है, फ्रूट ब्रेड 80, पेस्ट्री 160, बिस्किट्स 120, ठीक, और अदर्स 40। अब हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शन निकालेंगे। तो फ्रैक्शन कैसे निकलता है, टोटल में से उसका पार्ट, तो दैट इज 320। ब्रेड कितने की बेची, 320 डिवाइडेड बाई 720। ठीक है, तो 320 डिवाइडेड बाई 720 के जब हम फ्रैक्शन में लिखेंगे, दिस इज 4/9। अब इसको जब ग्राफ में करना है तो मैंने क्या बताया था, इस पूरे सर्कल का, ये पूरा जो सर्कल है ये 360 में डिवाइडेड है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो 4/9। ठीक, तो अब हमें क्या देखना है कि 360 का फ्रैक्शन ऑफ 4/9, तो ये हमने ऐसे कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, 4, दिस इज 40। ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 4, दिस इज 160 डिग्री। तो अब हम यहाँ सेंटर पे इसको रखेंगे, फिर प्रोटेक्टर रखेंगे और 160 डिग्री ये निकाल लेंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ब्रेड 720 में से 160 डिग्री का इसने क्या, मतलब 360 डिग्री में से 160 डिग्री इसका जो हिस्सा होगा वो क्या है, वो ब्रेड का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ऐसे ही बाकी आगे निकालते जाएंगे, उसमें यहां पे रखेंगे, फिर यहां मान लीजिए फ्रूट ब्रेड हो जाएगा, फिर पेस्ट्री हो जाएगा, फिर पेस्ट्री का थोड़ा बड़ा है तो पेस्ट्री हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका, ब्रेड हो जाएगा, बिस्किट्स हो जाएंगे, एंड देन छोटा सा जो बचेगा वो हमारा अदर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सबका फ्रैक्शन निकाल के, सपोज करिए इसका आपको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक, ऐसे इसको फ्रैक्शन निकालना है तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 80 बाई, आपका 80 बाई कितना हो गया, ये 1/9। ठीक है,
तो 1/9 फ्रूट ब्रेड का आपने निकाल लिया, तो 1/9 का 360 डिग्री दैट इज 40 डिग्री। ठीक है, तो अब आपने सपोज करिए यहाँ पे प्रोटेक्टर रखा और आपने एक 40 डिग्री का ये बना दिया, तो ये हिस्सा आपका हो गया फ्रूट ब्रेड। ठीक, तो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आगे मूव ऑन करते हैं आज के अपने लास्ट टॉपिक पे, और उसके अंदर के कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स है, दैट इज चांस एंड प्रोबेबिलिटी। तो चांस एंड प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता क्या है? चांस क्या होता है, जैसे सपोज करिए कि आपके पास एक सिक्का है, ठीक है, चांस एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब चांस एंड प्रोबेबिलिटी क्या होता है? तो सपोज करिए हमारे पास एक क्वाइन है, ठीक, अब इस क्वाइन में चांसेस क्या है? चांसेस क्या? चांस ये या तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ये इसके चांसेस है, बस इसके अलावा इसके पास और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर रेनी सीजन चल रहा है, रेनी सीजन चल रहा है, तो चांसेस क्या है? या तो इट विल रेन या तो इट विल नॉट रेन। ठीक, ये है चांसेस। ठीक है, ट्रेन है, सपोज करिए कि कोई एक ट्रेन है, ठीक, दैट ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। आप उस दिन आपको जाना था, आप टाइम से पहुंच गए, जब आप टाइम से पहुंचे उस दिन वो ट्रेन लेट हो गई, तो ये चांस है। ठीक है, ये चांसेस हैं। ठीक, लेकिन जब हमको पता होता है, ठीक, कि सपोज करिए कि हमारे पास क्वाइन है, ठीक है, अब इसके चांसेस क्या हैं? चांसेस इसके ये हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हमें पता है कि इसका दो ही आउटकम है, इसका दो ही आउटकम है, दैट इज हेड या टेल। तो अब चांसेस को हम प्रोबेबिलिटी से कैसे रिलेट करते हैं? ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी ये कहती है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये होती है कि नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक, पर्टिकुलर किसी एक चीज के लिए, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, ये क्या हो गया? इसको हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। नंबर ऑफ आउटकम, जैसे सपोज करिए हम जिस पर्टिकुलर हेड की बात कर रहे हैं यहां पे, कि किसी भी क्वाइन में हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये चांस है कि हेड आएगा या टेल आएगा, ये चांस है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि नंबर ऑफ आउटकम, हमने क्या, किसकी हम बात कर रहे हैं? हेड की, तो यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 1 है। ठीक, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है? मतलब कि क्या चांसेस है? सिर्फ दो ही आउटकम है इसका, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो दैट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग हेड की हेड ही हमारा आया, दैट इज हाफ। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी कि हमारा टेल ही आए, वो भी क्या होगा? हाफ। ठीक है, और ऐसा कब होता है? जब आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली क्या होता है? ये इक्वली लाइकली होता क्या है? इक्वली लाइकली वो होता है जब हमको ये पता हो कि जो आउटकम है, ठीक है, आउटकम है जो हमारा, उसके अकर होने के चांसेस जो हैं एकदम बराबर है। ठीक है, क्या है? इक्वली लाइकली का मतलब क्या हुआ कि जो भी हमारे आउटकम आने के चांसेस हैं, ठीक है, वो क्या हो? वो इक्वल हो। अब जैसे हेड एंड टेल में, हेड एंड टेल में ये हो गया इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली का मतलब मैंने आपको क्या बताया? जो आउटकम आने के चांसेस हैं वो एकदम इक्वल हो। अब सपोज करिए डाइस है, अब डाइस में चांसेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये है, ठीक, यही चांस हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब 1 आने के चांसेस क्या है? तो प्रोबेबिलिटी क्या है 1 आने की? तो आउटकम क्या है? 1। नंबर ऑफ आउटकम जिसकी हम बात कर रहे हैं वो क्या है? 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं? 6। ठीक, सिमिलरली ऐसे ही 2 की भी यही होगी 1/6। तो इसमें क्या है कि ये इसके जो आउटकम्स हैं इनके 1 2 3 4 5 6 आने के चांसेस जो है वो इक्वल है। ठीक है, और इस तरह के आउटकम्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, इक्वली लाइकली, हम इसको क्या कहते हैं? इक्वली लाइकली। ठीक, समझ में आ गया?
अब एक चीज होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसे कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उस एक्सपेरिमेंट को कहते हैं जिसके आउटकम को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। दो वी नो द आउटकम, हमें पता है आउटकम क्या है, लेकिन हम आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि क्वाइन के केस में हमें पता है कि आउटकम दो ही है, हेड है या टेल है, लेकिन हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्रिडिक्ट, हम क्या नहीं कर सकते, हम इसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। प्रिडिक्ट क्या नहीं करते, हमें नहीं पता है कि हेड आएगा या टेल आएगा, वी डोंट नो कि दोनों में से आएगा क्या, ठीक है। लेकिन हम गेस कर सकते हैं कि भाई हेड आएगा टेल आएगा, लेकिन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हमने हेड बोला और हेड ही आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता कि हमने टेल बोला और टेल ही आ जाए। हम गेस कर सकते हैं कि हाँ हेड आएगा या टेल आएगा, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सिमिलरली डाइस के केस में, डाइस के केस में हमें आउटकम पता होता है, आउटकम हमें पता है कि 1 2 3 4 5 6 यही है, इतना ही आउटकम है, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। लेकिन हम क्या नहीं कर सकते, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या 6 आएगा, ठीक है। तो जिस भी एक्सपेरिमेंट को जिसमें हमें आउटकम पता हो, वी नो द आउटकम बट वी कांट प्रिडिक्ट व्हाट द आउटकम इज गोइंग टू बी, उस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक, समझ गए। और अब इसमें इवेंट क्या होते हैं, इवेंट होते हैं जो भी हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका आउटकम होता है, ठीक है, उसका आउटकम होता है कि उसका कोई रिजल्ट आएगा। उन्हीं आउटकम्स को हम इवेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्हीं आउटकम्स को हम इवेंट्स बोलते हैं। जैसे कि क्वाइन में हेड का आना एक इवेंट है, टेल का आना भी एक इवेंट है। सिमिलरली डाइस में 1 2 3 1 का आना भी इवेंट है, 2 का आना भी इवेंट है और 6 का आना भी इवेंट है, ठीक है। तो दिस इज नोन एज इवेंट, ठीक। अब क्या है, बेसिकली चांसेस और प्रोबेबिलिटी जो होती है वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। वो क्या होती है, वो रियल लाइफ से रिलेटेड होती है। कैसे रिलेटेड होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम एग्जिट पोल आप देखते होंगे टीवी में, न्यूज में, जब वोटिंग होती है, जब इट्स टाइम फॉर इलेक्शंस, तो जब वोटिंग हो जाती है उसके बाद न्यूज चैनल पे एग्जिट पोल्स दिखाते हैं। तो वो एग्जिट पोल किस चीज पे बेस्ड होता है, वो एग्जिट पोल बेस्ड होता है जब हम वोट डाल के बाहर निकलते हैं तो मीडिया पर्सन हमसे पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, किसको वोट दिया, किसको वोट दिया। तो उस आंसर पे हमारे, ठीक है, बेस्ड ऑन दैट आंसर वो एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि सपोज इतने लोगों ने बोला कि हम इनको वोट दिया है हमने, ठीक है। उस प्रोबेबिलिटी को निकाल के वो एक अपना आइडिया बनाते हैं जिससे वो एग्जिट पोल बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ कि जो चांसेस एंड प्रोबेबिलिटी है वो रिलेटेड है हमारे रियल लाइफ से। सिमिलरली जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स होते हैं जब वो वेदर की फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, जब वो वेदर की फोरकास्ट करते हैं तो वो फोरकास्ट भी बेस्ड होती है चांस और प्रोबेबिलिटी पे। जो पैटर्न एक चला आ रहा है, ठीक, जो पैटर्न कई सालों से चला आ रहा है, उस पैटर्न को देखते हुए वो एक प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। वो देखते हैं कि हाँ इसके चांसेस हैं और वो उसको हमें बताते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चांस एंड प्रोबेबिलिटी हमारे रियल लाइफ से अटैच है, ठीक है। तो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस क्लास। और आप जरूर से एक बार 6 और 7 का वीडियो देखिएगा। इसको देखने के बाद, अगर आप ये देखने के बाद देख रहे हैं, लेकिन देखिएगा जरूर, उससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। इन एनी केस कोई ऐसी चीज है जो आपको यहाँ पे नहीं समझ में आई, जो आपको लगती है कि नहीं उसको थोड़ा और एलोबरेट करना चाहिए था या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे जरूर कमेंट करके, मैसेज करके कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि उस चीज को मैं और बेहतर तरीके से आपको समझा सकूं। विद दिस वी आर गोइंग टू से बाय बाय फॉर टुडे। टेक केयर, स्टे एट होम, stay safe and wash your hands regularly. Bye bye, take care.